राजस्थान की धरती इतिहास रचने जा रही है। बागों में जीन पूल डेवलपमेंट के लिए इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के लिए जल्द ही पहली बागिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से मुकुंदा टाइगर रिजर्व लाई जाएगी। इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन को साकार बनाने में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा का बड़ा योगदान है। इसको लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी ने वन मंत्री संजय शर्मा से खास बातचीत की। देखिए। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल हुआ जहां 100 से ज़्यादा बाघ हैं। खास बात देखिए कि 50 से 55 बाघ इन 2 वर्षों के अंदर नए पैदा हुए और राजस्थान में बाघों का आंकड़ा 140 के पार पहुंच गया। अब जो मूल बदलाव का वक्त था वो ये था कि इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन किया जाए ताकि जीन पूल में बदलाव हो। जो एक ही ब्लड लाइन के जो बाघ थे उनमें कुछ नए गुण पैदा हों ताकि उनमें संक्रमण की स्थिति से बचा जा सके, इनब्रीडिंग की स्थिति से बचा सके। और राजस्थान इसको लेकर के एक मॉडल स्टेट के तौर पर बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है, जो पहला इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन कर रहा है। और ये सब संभव हुआ है वन मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में, उनकी पहल पर। संजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि ये एक बड़ा साहसिक स्टेप भी है। अगर ये सफल रहता है या विफल रहता है, दोनों ही तरीके से इसके बहुत मायने होंगे भविष्य के अंदर। और चूंकि जिस तरह की तैयारियां आपके स्तर पर की गई तो निश्चित तौर पर सफल ही रहना है, तो निश्चित तौर पर दूसरे स्टेट भी इसको अपनाएंगे ताकि जेनेटिक चेंजेस जो बाघों में है वो देखने को मिले। और हिंदुस्तान तो दुनिया के बाघों का 80% से ज़्यादा बाघों का कुनबा है। क्या कहेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, कहाँ से बाघिन आएगी, किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान में वनों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए जो हमें समय समय पर दिशा निर्देश दिए या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर मॉनिटरिंग की गई, उसका परिणाम है कि राजस्थान में विशेष रूप से बाघों की संख्या में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। पहले जो पैंथर है हमारा, जो जिसको लेपर्ड भी कहते हैं, उसकी गणना हमारे पास नहीं थी, केवल फौरी तौर पे एक आंकड़ा हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया कि उसकी गणना भी होनी चाहिए और एक पूरा आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए कि कितने पैंथर राजस्थान में हैं। जहाँ तक आपने मुकुंदरा या रामगढ़ विजदारी में बाघिनों के ट्रांसलोकेशन की बात करी, उसके लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो भी बाघ बाघिन है वो एक ही संतान की संतति है, एक ही बाघ बाघिन की संतति है। विशेष रूप से रणथंभौर जो हमारी नर्सरी के हैं उससे ही पूरे राजस्थान में बाघ बाघिन को भेजा गया। और जीन पूल की एक बहुत बड़ी समस्या प्राय देखी जाती है और उस कारण से जो एक अच्छी गुणवत्ता का बाघ या बाघिन हो या उनमें बीमारी नहीं हो, उस समस्या से निजात पाने के लिए, चूँकि रामगढ़ विजदारी हो चाहे मुकुंदरा हो, वहाँ पहले बाघ बाघिन को छोड़ा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब भी वहाँ बाघ बाघिन है। एक जीन पूल की समस्या को दूर करने के लिए और बाहर से, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के जो पेंच अभ्यारण्य है वहाँ से बाघिन को लाया जा रहा है। और विशेष पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की, और बाघिन को लाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो, उसके लिए हमारे स्पीकर साहब आदरणीय ओम बिरला जी ने विशेष पहल करी और रक्षा मंत्री जी से बात करी, जिसका परिणाम है कि हमको सेना का हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध हो रहा है। और बहुत जल्द जो मध्य प्रदेश से बाघिन आकर के राजस्थान के अंदर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में इधर से उधर ही हमारे क्षेत्र के बाघ जाते थे, पहली बार राजस्थान के अंदर किसी दूसरे प्रदेश से, दूसरे वन्य अभ्यारण्य से बाघिन आ रही है। और आने वाले समय में ये बाघिन अच्छे शावक भी देगी और हमारे कुनबे में बढ़ोतरी भी होगी। ये जो ट्रांसलोकेशन होना है, कुल 5 बाघिनों का ट्रांसलोकेशन हो रहा है चरणबद्ध। अभी कितनी बाघिन आ रही है वैसे, और किस दिन उनको यहाँ लाया जाएगा? अभी 2 बाघिनों का आने का है, एक मुकुंदरा में छोड़ा जाएगा, एक रामगढ़ विजदारी में छोड़ा जाएगा। पहली बाघिन जो आ रही है वो मुकुंदरा के लिए आ रही है। उसके बाद हम लगभग 1 महीने 1.5 महीने उसका बिहेवियर को देखेंगे, किस प्रकार से वो बिहेव कर रही है, हमारे इस क्षेत्र वायुमंडल में अपने आप को सुरक्षित या एडजस्ट कर रही है। उसके बाद हम दूसरी बाघिन को लाएंगे। और क्योंकि सेना के हेलीकॉप्टर की अनुमति हमको मिल गई है, और मेरा ये मानना है कि नवंबर के अंत तक, अब 21-22 तारीख तो हो गई है, नवंबर के अंत में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उस बाघिन को लाया जाएगा। एक सवाल ये भी था, चूंकि अब बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है,
सरिस्का पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुंभलगढ़ पे बात करना चाहूँगा। कुंभलगढ़ को लेकर के बहुत लंबी समय से तैयारियां हुई, समिति का गठन भी हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी। कुंभलगढ़ कब तक भाई साहब छठे टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई हो जाएगा? देखिए, कुंभलगढ़ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और स्वयं भी चाहते हैं कि वो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बने। लास्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, क्योंकि कुंभलगढ़ एक रेक्टेंगल शेप में जंगल है और उसमें हमको ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी एक तरह से स्क्वायर बनाने के लिए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देशित भी जारी किए। तत्कालीन सीएस ने अपनी सहमति भी जाहिर करी थी और मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जो भी रेवेन्यू लैंड है जिसमें गोचर की भूमि हो या ओरण हो या इस प्रकार की जो भी ज़मीन है उसको हम टाइगर रिजर्व में दे दें, या रेवेन्यू लैंड जो खाली पड़ी हुई है उसको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कुंभलगढ़ के वन्य क्षेत्र को दे दें, तो एक बड़ी मात्रा में ज़मीन आ जाएगी और टाइगर क्योंकि कहीं भी जा सकता है उसको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। उसके लिए वन विभाग ने अपना काम भी शुरू कर रखा है, लैंड को चिन्हित भी कर ली है। मीनवाइल एक फ़ाइल एनटीसीए को भेजी गई थी अपनी उनकी सहमति के लिए, आरक्षित करने के लिए। उन्होंने कुछ आक्षेप लगा करके उस फाइल को लौटाई है। उनका ये कहना था कि एक कमेटी आएगी और वहाँ आकर के एक तरह से सर्वे करेगी या जांच करेगी, क्योंकि 4 गाँव का मामला था जिनको निकालना था और वो गांव बिल्कुल डीप इंटीरियर जंगल के अंदर है, 10 किलोमीटर के अंदर तक जंगल के अंदर है। अभी वो कमेटी आई नहीं है। मेरा ये मानना है कि जल्दी वो कमेटी आकर के अपनी रिपोर्ट देगी और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है वो बहुत जल्दी हम लोग उसको पूरा करेंगे। अभी सरिस्का को लेकर के आपने काफ़ी किया, कुछ ज़मीनें भी रोड के लिए भी अभी सैंक्शन हुए, तमाम ये देखा, वो एलिवेटेड रोड की भी बात थी। किस तरह का पूरा प्रोजेक्ट है? वहाँ बायोलॉजिकल पार्क का भी अलवर में शुरू होना है, कैरानी वाला भी प्रोजेक्ट है, तो ये तमाम प्रोजेक्ट हैं जो उसके बाद अलवर एक नए कलेवर में नजर आएगा। आपको क्या लगता है कब तक ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पर अभी काम चल रहा है? देखिए, बायोलॉजिकल पार्क अलवर की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा में ही हमको ये पार्क दिया गया था। उसमें भारत सरकार का जो जू अथॉरिटी है उसकी सैंक्शन हमको मिल चुकी है, उसकी डीपीआर बन चुकी है। डीपीआर हमारे राजस्थान के वन अधिकारियों ने देख ली, अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अब हमारे भारत के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी, उसको अपनी सहमति प्रदान करेंगे और बहुत जल्दी उसके टेंडर होंगे और टेंडर होने के पश्चात वहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क बनाने का काम जो कटी काटी क्षेत्र है जिसको वन विभाग ने आरक्षित किया है और आने वाले समय में उस बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन सफारी बने, उसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह किया वन विभाग ने, और उन्होंने एक अच्छी मात्रा में ज़मीन वन विभाग को आरक्षित भी करी है। जहाँ तक आपने सरिस्का के वन्य क्षेत्र की बात करी, तो सरिस्का में मुझे बताते हुए खुशी है कि जब राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, उस वक्त सरिस्का के अंदर 31 बाघ बाघिन शावकों की संख्या थी, लेकिन आज दिनांक तक उसमें बढ़ोतरी हुई है और मुझे बताते हुए खुशी कि वो संख्या 31 से 50 की पहुंच चुकी है। और विशेष रूप से खुशी इस बात की है कि अलवर शहर से लगता वो जो क्षेत्र है, विशेष रूप से 10 किलोमीटर का जो पेरीफेर है, चाहे बारा लिवारी है, शोधानपुरा है, हमारा बाला किला है, ढडीकर क्षेत्र है, हाजीपुर ढडीकर क्षेत्र है, वहाँ लगभग 15 बाघ बाघिन अपने शावकों के साथ अपने प्राकृतिक आवास में जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ तेज़ गति से हमारा कुनबा बढ़ रहा है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से रणथंभौर हो चाहे सरिस्का हो, बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राजस्थान बाघों की नर्सरी के रूप में जाना जाए और हमारे बाघ को हम अन्य प्रदेशों में भेज करके वहाँ के जंगलों को आबाद करने का काम। तो अभी क्या वो एलिवेटेड रोड या एक टनल का भी प्रोजेक्ट था, वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, एलिवेटेड रोड के बारे में 2 तरह की डीपीआर बनी थी। एक डीपीआर लगभग 2600 करोड़ की थी और एक डीपीआर 1600 करोड़ की थी। एनएच का ये कहना है कि क्योंकि एनएच ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने थानागाजी के बाईपास को निकालते हुए उस काम को शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि अगर हम सरिस्का के बीच में से बनाएंगे, एलिवेटेड रोड बनाएंगे, तो हमको 1100 करोड़ के करीब एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास वो फाइल जाएगी और उसको एनएच घोषित कराना पड़ेगा। वहीं वन विभाग का ये कहना है कि लगभग 30 से 35 हज़ार बड़े पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो वन विभाग भी उसको फिजिबल नहीं मान रहा है। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि एलिवेटेड रोड का प्रपोजल अभी अमली जामा नहीं पहन पा रहा है, क्योंकि एनएच ने सड़क बनाने का काम जो पहले से एग्जिस्टिंग रोड है जो एनएच डिक्लेयर्ड है उस पर अपना काम शुरू कर दिया और बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। और दूसरी ओर अलवर का जो क्षेत्र है कट्टी घाटी से बाहर निकलने के बाद, वहाँ पे भी एनएच पीडब्ल्यूडी द्वारा एलिवेटेड रोड और उसके साथ साथ नटनी के 12 तक
4 लेन रोड बनाने का काम शुरू कर रखा है। तो आने वाले समय में जो हमारे पर्यटक आएंगे, चाहे वो पांडुपोल जी का दर्शन करने आए, भर्तृहरि बाबा का दर्शन करने आए, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अच्छी सड़क राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा बनाई जाए। ई बस को लेकर के परेशानी ये आ रही थी क्योंकि हमने वहाँ प्रायोगिक तौर पर 1 या 2 दिन ई बस भी लगाई, लेकिन अंदर की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ई चार्ज, अभी हमको ज़मीन अलॉट की है जिला कलेक्टर ने, ई चार्ज की जो ई बसों को ई चार्जिंग की जाएगा उसका सिस्टम बनाना है। लेकिन अभी अलवर के सिरसा के अंदर सीसी खुद पधारे थे, गोयल साहब, और वहाँ पे हमारे अधिकारियों ने उनके समक्ष एक प्रैक्टिकल समस्या रखी, क्योंकि सड़क अंदर की बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है, मिट्टी गिट्टी की है, और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि ब्लैक कारपेट सड़क बनाई नहीं जा सकती। तो हमने उनको आग्रह किया है विश्व वन विभाग ने कि हमको इंटरलॉक सड़क बनाने का अनुमति प्रदान करें, जिससे यदि आने वाले समय में ई बस चलानी है तो वहाँ अच्छे संसाधन, अच्छी सड़क की आवश्यकता है। जो सड़क अच्छी होगी तो बस अच्छी चलेगी और उसके ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे। एक प्रस्ताव हमारे वन विभाग के द्वारा भी ये रखा गया है, क्योंकि ई बस अवेलेबल होने में अभी समय लग रहा है, तो तात्कालिक रूप से हमको सीएनजी की बस खरीदने की और चलाने की अनुमति दी जाए। उस पर सीईसी ने कहा है कि उस पर विचार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेकर के जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उस पर हम काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, पिछले दिनों देखा कि मुख्यमंत्री निवास और राजभवन तक लेपर्ड पहुंच गया। हम एक तरफ दावा करते हैं लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के लिए जयपुर का हम दावा करते हैं, हम 3 हमारे पास लेपर्ड सफारी भी हैं। क्या कोई डेडिकेटेड रेस्क्यू विंग बनाने का विचार है, खासकर जयपुर को लेकर? डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर जैसे 100 नंबर है, ऐसे एनिमल रेस्क्यू को लेकर कोई नंबर लेने का भी विचार है? तीसरा, हम हमारे शहर को, खासकर राजधानी की हम बात करते हैं, तो यहाँ सर्विलांस को लेकर के एक डेडिकेटेड विंग हो, और आईटी इनेबल्ड जो सर्विस हम जिनकी बात करते हैं, आजकल तो ड्रोन भी है तमाम, इस तरह का कोई दस्ता तैयार करने का भी विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि पैंथर जयपुर शहर ही नहीं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में, वहाँ प्राय आ जाता है। और ईश्वर की कृपा ये रहती है कि जयपुर में तो कोई घटना घटी नहीं, लेकिन उदयपुर में तो एक ही पैंथर ने 8 जनों को हताहत भी किया और वो ईश्वर के पास भी चले गए। वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समस्या का मूल कारण मानव प्राणी मात्र खुद भी है, क्योंकि जिस प्रकार से जंगलों पे अतिक्रमण हुए, या वो विस्थापित गांव जिनको विस्थापित हो जाना चाहिए था, आज भी जंगलों में बैठे हुए हैं। और जंगल प्राय वन्य जीवों का घर है, और उस पर जब मानव हस्तक्षेप करेगा तो वन्य प्राणी शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे। जहाँ तक जयपुर की आपने बात करी, हकीकत में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और बहुत संवेदनशील मामला था कि वीआईपी जोन में जाए, चाहे एक आवासीय कॉलोनी में जाए, यदि कोई घटना घट जाती है और उस दुर्घटना में मानव हताहत हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। आने वाले समय में, क्योंकि वन विभाग का एक पूरा सिस्टम है, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं वो कैमरों के माध्यम से, जयपुर में हमारे एक हेडक्वार्टर पे उन्होंने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, जहाँ से पूरे जंगल की गतिविधियाँ पर नज़र हमारे अधिकारी द्वारा रखी जाती है। इसी प्रकार का एक सिस्टम जो हमारा झालाना हो या जो भी हमारे लेपर्ड के रिजर्व्स घोषित कर रखे हैं हमने, उस पर एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। वहाँ से निकलने वाले प्राणी पर किस प्रकार से निगरानी रखे, वो हेडक्वार्टर पे ही तय किया जाएगा। और हमारे वन कर्मियों को भी मुस्तैद किया जाएगा कि एक एक, क्योंकि अब गणना होने लग गई है, जब पैंथर की जनगणना हो जाएगी तो हमें पता रहेगा किस क्षेत्र में कितने पैंथर हैं, उस आधार पर उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि आवासीय कॉलोनी हो, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वहाँ पैंथर ना जाए। एक बार ये भी देखा जाता है कि पैंथर कई बार भोजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो कुत्ते की तलाश में या बकरी की तलाश में शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है। प्रयास ये भी रहेगा कि जो भी वन्य क्षेत्र है वहाँ उसका जो भी मूल प्रेबेस है, जो मूल भोजन, मुख्य भोजन है, उसकी उपलब्धता के लिए अलग अलग एंक्लोजर बना करके वहाँ पर तैयारी की जाएगी, जहाँ बहुआयात में उनको वहाँ ला के छोड़ा जाएगा। अच्छा, एक बीच में आपने कह दिया इसलिए एक सवाल और है, गाँव विस्थापन की बात आपने अभी कही कि गाँव विस्थापित होने चाहिए, तो क्या सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विस्तार, ये तमाम जहाँ ये 111 से ज़्यादा गांव बसे हुए हैं, उनके विस्थापन को लेकर कोई नया संशोधित पैकेज आ रहा है या कोई नई पहल किसी तरह की? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने गत बजट में, क्योंकि उन्होंने इस पीड़ा को समझा कि जो पैकेज था उसमें ग्रामवासी नहीं जा सकते, न जाने की इच्छा थी उनकी मांग थी कि एक अच्छा पैकेज दिया जाए, क्योंकि जीवन यापन के लिए अपनी ज़मीन को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ के बाहर जाना, फिर वापस अपना आपको स्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है।
उस बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मुख्य सचिव के द्वारा जो कमेटी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने पैकेज को रिव्यू भी किया और एक अच्छा पैकेज बना करके ग्राम वासियों के समक्ष रखा है। उस पैकेज को लेकर के हमारे अधिकारीगण उन ग्राम वासियों से लगातार सतत संपर्क में है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उस अच्छे पैकेज को लेकर के हम ग्राम वासियों को और गाँवों को विस्थापित भी करेंगे और जंगलों को मुक्त करके शुद्ध रूप से वन्य जीवों के लिए संरक्षित करेंगे। वाइल्ड लाइफ में पिछले दिनों बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आईएफएस की जो लिस्ट आई, संजय शर्मा जी का दबदबा साफ तौर पर दिख रहा है और आपने जो मेहनत की, जो ऑडिट किया पर्सनल लेवल पर, परफॉर्मेंस ऑडिट किया, उसका असर उसमें दिखता है। क्या लगता है कि वाइल्ड लाइफ में जब ऊपर से नीचे तक बदलाव हुए, खासकर रणथंभौर और अन्य भवन के स्तर पर जो बदलाव हुए, वो कितने सुखद रहेंगे और आगे किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहना है? देखिए, स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और चूंकि स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जाते हैं और मुख्यमंत्री जी हर अधिकारी को अच्छी जिम्मेवारी देते हैं और मेरा ये मानना है कि जिस अधिकारी को जो जिम्मेवारी दी जाती है वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है और जो स्थानांतरण में जिस अधिकारी को जो दायित्व दिया गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान के वन्य संरक्षण में, वन्य जीवों के संरक्षण में अपना सर्वोच्च दे करके राजस्थान किस प्रकार से देश के मानचित्र पर उभरे वन्य क्षेत्र में और वन्य जीवों के उभरे, वो पूरी रूप से मोटिवेट होकर काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य वन मंत्री के नाते मुझे और जो अधिकारियों को, मेरी टीम को दिया है, हम उस लक्ष्य को पूरा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। देखिए, संजय शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के लिए जिस तरह की तैयारी की है, निश्चित तौर पर वो सफल भी रहेगा और इस जेनेटिक चेंज के लिए, जो जीन पूल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास राजस्थान की धरती पर हो रहे हैं, उसको निश्चित तौर पर दूसरे टाइगर स्टेट भी अपनाएंगे। गांव विस्थापन की प्रक्रिया हो या फिर लेपर्ड्स की बढ़ती आबादी को देखते हुए सुरक्षा संसाधन मुहैया कराने की बात हो, वो तमाम बातों को लेकर अधिकारियों से सतत संपर्क में है। नई टीम को लेकर भी उनका साफ तौर पर कहना है कि नई टीम पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी और पूरे कोऑर्डिनेशन से करेगी। तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में वन और वन्यजीव संरक्षण दोनों को लेकर राजस्थान एक नई राह पर जो चल चुका है, वो निश्चित तौर पर दूसरों के लिए भी एक नज़ीर साबित होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।